द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश के लोगों से बातचीत की। पहले आशंका जताई जा रही थी कि सीएम प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, अब गाँव में भी संक्रमण हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्र अछूते थे, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र पर भी इसका असर दिख रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गांव में ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन की जाए जो कोरोना संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री ने अगले 2 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में सख्त कदम उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मलेरकोटला को जिला बनाए जाने संबंधी किए गए ट्वीट को भड़काऊ और फूट डालने वाला बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान भाजपा की फूट डालो नीति का हिस्सा है तथा यह शांतमयी प्रदेश में सांप्रदायिक उत्पात खड़ा करने की शर्मनाक कोशिश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को पंजाब के मामलों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब वासियों का मलेरकोटला के इतिहास, सिख धर्म व गुरु साहिबान के साथ जो रिश्ता है उसे प्रत्येक पंजाबी जानता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश राज्य मंत्री बाबा बोहड़ रघुनंदन लाल भाटिया का आज सुबह कोरोना से निधन हो गया। वे 100 साल के थे और पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 3 जुलाई 1921 को जन्मे भाटिया पंजाब के अमृतसर जिले से 6 बार सांसद रहे। वे केरल और बिहार के राज्यपाल भी रहे। 23 जून 2004 से 10 जुलाई 2008 तक वे केरल और 10 जुलाई 2008 से 28 जून 2009 तक बिहार के राज्यपाल रहे। भाटिया 1992 में पीवी नरसिम्हा की सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रहे। भाटिया सियासत में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे। पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बेअदबी मामलों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सिद्धू ने ट्विटर के जरिए बेअदबी मामले की जांच और आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर कई सवाल दागे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। सिद्धू सूबा सरकार पर बेअदबी मामलों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं और दूसरी ओर पूर्व सरकार को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि बेअदबी मामलों की जांच को लेकर सरकार द्वारा नई एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी सिद्धू लगातार यही सवाल दाग रहे हैं कि इन मामलों की जांच में इतना समय क्यों लगा। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्यों 6 साल के बाद भी इन मामलों की जांच के लिए एक और एसआईटी बनानी पड़ी, जबकि मामलों को लेकर सबूत मौजूद थे, और क्यों तुरंत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्राइवेट कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज यूनियन पंजाब के महासचिव जगदीप सिंह ने कॉलेजों के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को पिछले 5-6 महीने से वेतन का 1 रुपया भी नहीं मिल पाया है, जबकि सरकार द्वारा ग्रांट जारी की जा चुकी है। जगदीप सिंह ने कहा कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज अपने अपने कॉलेजों में रोजाना आकर काम कर रहे हैं, मगर उनको कुछ मैनेजमेंटों और प्रिंसिपलों द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा। यदि इस दौरान किसी कर्मचारी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधकों और प्रिंसिपलों की होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उच्च शिक्षा विभाग से अपील की है कि अपने प्रभाव का प्रयोग करके कॉलेज मैनेजमेंटों और प्रिंसिपलों को हिदायत दी जाए कि नॉन टीचिंग कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह कोरोना संक्रमित थे तथा पिछले कई दिनों से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि अभय सिंह संधू शहीद भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह के पुत्र थे। अभय सिंह संधू के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही होशियारपुर में रहते उनके भांजे एडवोकेट सुखविंदरजीत संघा ने भी इसे बड़ी क्षति बताते हुए शोक व्यक्त किया है। बोकारो की तरफ से पंजाब की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रवाना होने से राज्य जल्दी ही अपने 80 मीट्रिक टन कोटे की ऑक्सीजन उठाने की स्थिति में होगा, जिससे राज्य के जीवन रक्षक मेडिकल सामग्री के स्टॉक को और मजबूती मिलेगी। इस संबंधी जानकारी देते हुए ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की निगरानी कर रहे सीनियर आईएएस अधिकारी राहुल तिवारी ने बताया कि विभाग ने टैंकर की ऊंचाइयों और सप्लाइयां ले जाने के लिए एजेंसियों को पेश आई मुश्किलों को दूर कर लिया है, जो कि इस घातक वायरस के खिलाफ राज्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण है। जालंधर में पति पत्नी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। संदिग्ध हालातों में दोनों द्वारा अलग अलग जगह पर एक ही समय में खुदकुशी किए जाने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार सागर और राधा नामक दंपत्ति का 4 साल पहले विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही राधा का अपने ससुराल वालों से विवाद होने लगा। इस बात को लेकर कई बार पंचायत भी बैठ चुकी थी। इसके चलते कुछ समय से राधा और उसका पति सागर परिवार से अलग रह रहे थे। बीती रात सागर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे उसके कुछ दोस्त अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इसी दौरान मायके गई राधा द्वारा भी आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने संबंधी जांच शुरू कर दी थी। 12 मई को मुक्तसर जलालाबाद रोड पर दिन दिहाड़े कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों से 45 लाख लूटने की वारदात को पुलिस ने 72 घंटे में हल कर दिया है। थाना पुलिस ने इस संबंध में 3 व्यक्तियों विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जिनमें
जिनमें से 2 को काबू कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। डीआईजी हरदयाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात को अंजाम देने में बैंक का डिप्टी मैनेजर गुरप्रताप सिंह, डॉक्टर परमजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गुरप्रताप सिंह और डॉक्टर परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गुरप्रीत सिंह अभी तक फरार है। वे उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से 45 लाख की सारी नकदी, एक रिवॉल्वर व जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रानीताल में मां की मौत के बाद उसे कंधे पर उठाकर शमशान ले जाने वाला इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि ऐसे ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पंजाब के जालंधर से सामने आई है, जहां पर एक पिता अपनी मृत बेटी को कंधे पर उठाकर शमशान तक ले गया। मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला यह परिवार जालंधर में मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा है। दिलीप ने बताया कि उसकी बेटी सोनू को पिछले 2 माह से बुखार आ रहा था तथा उसे सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे अमृतसर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। बताया जा रहा है कि सोनू को कोरोना जैसे लक्षण थे, लेकिन दिलीप ने बताया कि वह नहीं जानता कि उसकी बेटी की मौत कोरोना से हुई है या फिर बुखार से। भरे मन से उसने बताया कि एम्बुलेंस बुलाने या कोई अन्य प्रबंध करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह बेटी को कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचा। लुधियाना पुलिस ने प्रशांत किशोर की आवाज निकालकर राजनेताओं को गुमराह करके उनसे ठगी मारने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारी सचिन गुप्ता ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पंजाब, राजस्थान एवं दिल्ली के राजनेताओं को गुमराह कर उन्हें ठगते थे। उन्होंने बताया कि एक आरोपी राकेश कुमार राजस्थान के एक विधायक का पीए बनकर लोगों से बातचीत करता था, तो दूसरा आरोपी रजत कुमार खुद विधायक बनकर लोगों से बात करता था और प्रशांत से बात करवाने का झांसा देते थे। आरोपी अपने साथ 4 नकली गनमैन भी रखता था। उन्होंने बताया कि एक आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और इस संबंधी जांच जारी है। अब खबरें होशियारपुर से। गांव आदमवाल की पंचायत ने कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान सरपंच रमा नंबरदार एवं पंच सतवीर सिंह सत्ती, ब्लॉक समिति सदस्य बिक्रमजीत सिंह संधू, पंच नत्था सिंह, पंच रमेश कुमार, पंच मोहन सिंह, पंच राजरानी, पंच नीता, पंच नीलम, पंच सुचन बाला, नंबरदार जगजीत सिंह व नंबरदार अवतार सिंह आदि कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि उनका मकसद भेदभावपूर्ण राजनीति करना या द्वेष करना नहीं है, बल्कि हल्के के तहत पड़ते हर क्षेत्र का विकास करवाना है। उन्होंने बताया कि गाँव को 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट दी जा चुकी है तथा अब सिंचाई के लिए 3 ट्यूबवेल दिए गए हैं, जो जल्द लगाए जाएंगे, जिसका आसपास के 10 गाँव को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही गाँव में मिनी पैलेस बनाने के लिए 20 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। जेम्स कैमरन इंटरनेशनल स्कूल होशियारपुर की छात्रा रुपिंदर कौर ने अमेरिका में करवाए गए फिश आर्ट कंटेस्ट 2021 में भारत की अगुवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। स्कूल की प्रिंसिपल वैशाली शर्मा ने बताया कि अमेरिका की वन्य जीव विरासत संभाल शिक्षा के अनुसार वाइल्ड लाइफ फॉरएवर संगठन पिछले 23 सालों से यह मुकाबला करवा रहा है। इस वर्ष 46 देशों के 4400 प्रतिभागियों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें उनके स्कूल की रुपिंदर कौर ने पहला स्थान हासिल करके अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के अध्यक्ष के वासल, चेयरमैन संजीव वासल व सीईओ राघव वासल ने रुपिंदर कौर की इस उपलब्धि पर उसे व स्कूल स्टाफ को बधाई दी। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौहाल की छात्रा सविकृति ने पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता में ब्लॉक में पहला व जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल वैशाली चड्डा के मार्गदर्शन में सविकृति ने अपनी गाइड अध्यापिका परमजीत कौर की देखरेख में पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता की तैयारी की। परमजीत कौर ने छात्रा को प्रतियोगिता की बारीकियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बल पर उसने प्रतियोगिता में जिला स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया, जो कि स्कूल के लिए गर्व की बात है। भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ब्लड बैंक मॉडल टाउन होशियारपुर की तरफ से महंत प्रितपाल सिंह जी सेवा पंथी की अगुवाई में ऑक्सीजन के जरूरतमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। प्रधान जसदीप सिंह पावा ने बताया कि होशियारपुर शहर के भीतर जरूरतमंद मरीजों को कुछ नियमों एवं शर्तों पर कंसंट्रेटर मुहैया करवाए जाएंगे तथा जरूरतमंद 94 142 30 359 तथा 98 145 79 652 पर संपर्क कर सकते हैं। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। इजरायल और हमास की जंग लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर बने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह हो गई। वहीं आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के 300 रॉकेट मिस फायर होकर गाजा पट्टी में ही गिर गए। इस कारण ही वहां मौतें इजरायल के मुकाबले ज्यादा हुई हैं। हमास और इजरायल जंग में शुक्रवार देर रात तक 126 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने
वालों में 31 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हमलों में 950 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 8 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं, जो इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन की टीम में अब एक और भारतीय महिला को जगह मिली है। इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार चुना गया है। इससे पहले मार्च में नीरा मैनेजमेंट एंड बजट ऑफिस के निदेशक के तौर पर नॉमिनेट की गई थी, लेकिन राजनीतिक विरोध होने की वजह से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। अब नीरा के सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए जाने पर सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के फाउंडर जॉन पोडेस्टा का कहना है कि नीरा की बौद्धिक समझ, दृढ़ता और राजनीतिक मामलों पर पकड़ होने का फायदा बिडेन प्रशासन को मिलेगा। पोडेस्टा ने बताया कि नीरा ने बिडेन प्रशासन में ही नीतियों से जुड़े बहुत से काम किए हैं। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने हमास को अपने जाल में फंसाकर उसके ही घर को निशाना बनाया है। सेना की ओर से पहले जानकारी दी गई कि गाजा में जमीन पर हमला किया जाएगा ताकि हमास अपने लड़ाकों को अंडरग्राउंड टनल में भेज दे। यहाँ उन सभी पर एक साथ हमला करके भारी नुकसान का जाल बिछाया गया था। इससे हमास को नुकसान कितना हुआ यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में उसके लड़ाकों के अंदर दब जाने की खबरें आई हैं। इजरायल के लिए ये सुरंगें लंबे वक्त से आफत बनी हुई थी। हथियारों से लेकर लड़ाकों तक को छुपाने वाली सुरंगें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। IDF के मुताबिक गाजा सिटी में हमास के टनल्स को उड़ाने के लिए एक जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस ऑपरेशन को द मेट्रो नाम दिया गया है क्योंकि सुरंगों को मेट्रो कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस कारण खराब मौसम को देखते हुए विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों को लेकर आगाह किया है, क्योंकि रविवार तक एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के आने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आगामी 4 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से इस तूफान के टकराने की संभावना है, जिससे केरल व तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के हालात व वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बता दें कि इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन व दवाओं के सप्लाई व उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लें। उन्होंने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। उन्होंने बताया कि कोविड के मैनेजमेंट में ड्रग की सप्लाई की सरकार सक्रियता से मॉनिटरिंग कर रही है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों ने शुक्रवार से मुफ्त ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सेवा पूरे देश के नागरिकों के लिए शुरू कर दी है। सेवा की शुरुआत 7 मई को उत्तर प्रदेश के लिए की गई थी और कुछ दिनों बाद राजस्थान व उत्तराखंड में इसका विस्तार कर दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल पर 85 वरिष्ठ डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वे 1000 से ज्यादा मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दे चुके हैं। बयान के मुताबिक 3 राज्यों में सफलता के बाद एक्स डिफेंस ओपीडी का नाम बदलकर डिफेंस नेशनल ओपीडी कर दिया गया है। 14 मई से पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच थल सेना, वायु सेना और नौसेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों को वापस शामिल कर अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। श्रीनगर के सफाकदल इलाके में शुक्रवार की रात आतंकियों ने CRPF कैंप पर पेट्रोल बम से हमला किया। इस हमले में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि आतंकियों ने डाउन के सफाकदल इलाके में 23 बटालियन CRPF कैंप पर पेट्रोल बम फेंका, जो कि कैंप से थोड़ी दूर जाकर फटा। घटना के बाद पूरे इलाके में रात से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर में पुलिस की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब सभी जिलों के SSP को कहा गया है कि वे अपने जिलों में लापता होने वाले युवाओं को तलाश करने के लिए काम में लग जाएं। अगर किसी थाने में लापता होने की शिकायत आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। IG की तरफ से कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन अब पुलिस को अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा। देखा जा रहा है कि आतंकी कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके आतंकवाद के रास्ते पर ला रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस को इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि आतंकी संगठन इन युवाओं के साथ ना खेल सके। IG कश्मीर ने कहा कि आतंकी बनने से पहले युवा लापता होते हैं, उससे कई दिनों बाद वे आतंकी बन जाते हैं, इसलिए पुलिस इस पर ध्यान दे। अगर कहीं पर किसी युवा के लापता होने की शिकायत आती है तो बिना समय गंवाए उसकी तलाश शुरू कर दी जाए। उसके परिजनों से लेकर दोस्तों, रिश्तेदारों की मदद लेकर उसे तलाश कर लिया जाए, जिससे कि वह आतंकियों के हाथ में ना आ सके। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा यंग हाथों में राज्य की कमान दे रहे हैं, ताकि प्रदेश में पुलिस विभाग के काम में सुधार किया जा सके। 2 महीनों में 53 पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें अधिकतर युवा हाथों को जिलों की कमान दी गई है। पुलिस विभाग में बड़ी जल्दी एक और तबादले की लिस्ट जारी होने वाली है। LG मनोज सिन्हा की तरफ से पुलिस विभाग में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें नए अफसरों को जिलों में काम करने का मौका दिया जा रहा है।
करीब 2 महीनों के अंदर 3 तबादलों के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें डीजीपी रैंक से लेकर एसपी रैंक के अफसरों का तबादला किया गया है। इन 3 आदेश में गृह विभाग की तरफ से 53 पुलिस अफसरों का तबादला किया गया। सबसे पहले 19 मार्च को एक आदेश जारी करके कई जिलों के पुलिस अफसरों का तबादला किया गया था। इस आदेश में 25 पुलिस अफसरों को बदला गया था। राज्य में कोरोना कर्फ्यू के बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सहायक आचार्यों और शिक्षकों के पद भरने के लिए रखे इंटरव्यू में शामिल होने को प्रदेश और अन्य राज्यों के लाभार्थियों को कॉल लेटर जारी कर दिए। साथ में यह भी हदायत दे दी गई कि इंटरव्यू में ना आ पाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। कॉल लेटर में लिखा गया है कि इंटरव्यू में हाजिर ना होने के लिए कोई बहाना जैसे बस खराब होना, रेल सुविधा ना होना या बीमार होने तक का तर्क विश्वविद्यालयों को स्वीकार नहीं होगा। बता दें कि प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा है, जो आगे भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है। इसके बावजूद 25 से 28 मई तक की तिथि साक्षात्कार के लिए रख दी गई, जिससे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए पुलिस टीमों का गठन किया है। पुलिस की कई टीमें बिना अनुमति अनावश्यक आवाजाही और वाहनों की लगातार जांच कर रही है। भुंतर पुलिस ने शुक्रवार को 2 पर्यटक वाहनों में आ रहे 7 सैलानियों को गिरफ्तार किया है। ये पर्यटक बिना RT-PCR रिपोर्ट और बिना कोविड ई पास के राज्य में प्रवेश कर गए थे। ये पर्यटक दिल्ली और हरियाणा से 2 अलग अलग वाहनों में आए थे और मनाली जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सप्ताह में अब 3 घंटे के लिए 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दुकानें पहले की तरह दिन में 3 घंटे के लिए खुली रहेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि शहरी क्षेत्रों में जहां पर वन निगम के डिपो हैं, वहीं अंतिम संस्कार के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त लकड़ी देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लकड़ी काटने के अधिकार हैं, उनके अनुसार लकड़ी काटी जा सकेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.